दोस्तों नो डाउट ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड यूजलेस सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन और नशे जैसी सभी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहता है। इनमें तो खूब इंटरेस्ट लेता है, लेकिन स्टडी जैसी किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता, इवन वहाँ पे स्ट्रेस फील करता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा माइंड इन्हीं सब बेकार की उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है और किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है, इससे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, जो हम इन सब एक्टिविटीज़ में जो ये स्ट्रेस और प्लेज़र फ़ील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, वो होता ही नहीं है। और दोस्तों अगर ये होता ना हो तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, फिर कहाँ माइंड डाइवर्ट करेगा। लेकिन शायद दोस्तों आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई कैसे नहीं होता है, हमने सच में प्रैक्टिकली फ़ील किया होता है। हम किसी भी एक्टिविटीज़ में या स्ट्रेस फ़ील करते हैं, प्लेज़र फ़ील करते हैं, ये कैसे नहीं होता है। तो दोस्तों ये होता भी नहीं है और हम इसे सच में फ़ील भी करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ील करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमसे कुछ भी फ़ील करवाया जा सकता है, हमारा कैसे भी बैंड बजवाया जा सकता है, हमें कैसे भी स्लेव बनाया जा सकता है। और दोस्तों बनाया जा रहा होता है और हमें पता नहीं होता, हम बनते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, द वे के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वैसे तो आप सभी ये टाइटल देख के, इंट्रो देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम इस एपिसोड में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों अगर इन सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ में, ऑनलाइन गेम जैसी एक्टिविटीज़ में, अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ में और नशे जैसी जितनी भी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है और स्टडी जैसी सभी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में अगर स्ट्रेस और प्लेजर होता ही नहीं है तो फिर भी हम क्यों फील करते हैं, ये तो हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं, जैसे दोस्तों न्यूरो साइंस का भी कहना है ना कि हमारा ब्रेन, इसके सभी सिस्टम रीजन्स हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए, हमारी एडेप्टिबिलिटी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, मीन्स हमारे लिए आपस में गहरे सहयोग से काम करते हैं। तो शायद दोस्तों आप लोग भी सोच पा रहे होंगे कि भाई डाइवर्ट तो हमारा माइंड इन्हीं सब बेकार की उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में रहता है, इन फ्यूचर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ पे रहता है। तो शायद आप सभी के मन में भी बड़े गहरे से प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई तो ऐसा क्या है, क्यों है, जब ये हमारा माइंड, ब्रेन, इसके सभी सिस्टम रीजन्स हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे वेलबींग के लिए आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड वे से काम करते हैं, मीन्स गहरे सहयोग से काम करते हैं, तो ये हमारा माइंड पता होने के बावजूद भी और ना चाहते हुए भी इन फ्यूचर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले, फेलियर तक ले जाने वाली इन्हीं उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में क्यों डाइवर्ट रहता है, क्यों इन्हीं में प्लेजर फील करता है, क्यों स्टडी जैसी सभी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस फील करता है, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। जब ये हमारे लिए गहरे सहयोग से काम करता है, मीन जिसके सभी सिस्टम रीजन्स हमारे लिए गहरे सहयोग से काम करते हैं, तो इनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो जाता है। क्यों एक सिस्टम कहता है कि नहीं इन मौज मस्ती वाली एक्टिविटीज़ में मज़ा लेते हैं, क्यों दूसरा कहते हैं कि नहीं सही वाली करते हैं। तो फिर ये हमारा खुद का ही माइंड हमारे अपने ही कंट्रोल में क्यों नहीं रहता है। और शायद दोस्तों इससे भी बड़ा प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भाई इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाए। मीन्स कि क्या किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया और अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ की तरह डीप इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है, बट कैसे किया जा सकता है वो सब क्लियर करने से पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हमारा माइंड इन सब उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में ही क्यों डाइवर्ट रहता है, क्यों इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनके भी इसके रिगार्ड वीडियोस देखे। एक तो मैं ये भी फाइंड आउट करना चाह रहा था कि इस टॉपिक पे मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बचा भी है या ऑलरेडी दिया जा चुका है। और दूसरा दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह का कितना खतरनाक प्रॉब्लम है, जब हमें खुद को पता होता है कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला है, इन फ्यूचर फेलियर तक ले जाने वाला है, पता होने के बावजूद भी हमारा माइंड इन्हीं में डाइवर्ट रहता है। हालांकि हमें कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट को कानून बनाने पड़ रहे हैं। जैसे दोस्तों नशे जैसी एक्टिविटीज़ के लिए कोई ना कोई कानून है। जो अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ है, किसी के साथ छेड़छाड़ करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे बहुत है। इवन दोस्तों अब तो ये सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट को कानून बनाने पड़ रहे हैं।
जैसे दोस्तों चाइना में बिलो 16 ईयर सिर्फ 1 आवर इंटरनेट अलाउड है सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। बिलो 8 ईयर 45 मिनट से अलाउड है। अमेरिका जैसी कंट्री को इसे रोकने के लिए बिल पेश करने पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिस्टर नरेंद्र जी का भी कहना है कि इन सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए एज लिमिट होना चाहिए, मीन्स कानून होना चाहिए। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कैसी प्रॉब्लम है जिसे हम पता होने के बावजूद भी कंट्रोल ही नहीं कर पाते, रोक ही नहीं पा रहे हैं, बैलेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसके रिगार्ड वीडियोस देखे, इसका रूट कॉज क्या बताया गया था। इसका जो रूट कॉज बताया गया था वो बताया गया था एप्रिसिएशन ऑफ स्पीडी रिवॉर्ड, मीन्स इमीडिएटली प्लेजर को पाने की फीलिंग बताया गया था। तो नो डाउट दोस्तों ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन रूट कॉज नहीं होता है। और सेकेंडली दोस्तों खाली इतना पता होने से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स थोड़ी ना कर सकते हैं। अब हमें पता है, कर लो फिक्स। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें इसके रूट कॉजेस तक रीच बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो एक्चुअल कॉज होता है वो हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर वाला लिम्बिक सिस्टम होता है, और दूसरा इस लिम्बिक सिस्टम का हमारे ब्रेन के एनालिटिकल डिसीजन लेने वाले, मीन्स सूझबूझ के साथ डिसीजन लेने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है। और दोस्तों इसका तीसरा कारण हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। और दोस्तों इसका एक और कारण जेनेटिक भी होता है। और दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है, जितने भी इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं ये तो हर एक चीज़ को इफेक्ट करते हैं। और दोस्तों इसका जो एक्चुअल रूट कॉज होता है वो हमारा इंटरनल नेचर होता है। और दोस्तों उससे भी बड़ा कारण हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है, वहीं से सारा का सारा सर्कल चलता है, चेन बनता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझने के लिए और फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें इन कॉजेज़ को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी हमें ये प्रॉब्लम समझ भी आएगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, और तभी हम इसे प्रॉपरली फिक्स भी कर पाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट इसी एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। मीन्स दोस्तों जो इसका एक कारण क्या होता है वो एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है, मीन्स इमीडिएटली प्लेजर को पाने की फीलिंग होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जितनी भी ये सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और जो ये ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन और नशे जैसी सभी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है, मौज मस्ती वाली एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी की सारी ईजी टू एक्सेस होती है। मीन्स इन सब को करने के लिए हमें कोई खास एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों हमारा नेचर क्या होता है, हमारे माइंड का नेचर क्या होता है, जिस किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें कोई खास एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे ईजिली डाइवर्ट रहता है। और दोस्तों अगर तो उनके परिणाम इमीडिएटली आते हो और नेक्स्ट उनसे रिवॉर्ड को पाने के, इनाम को पाने के, मीन्स प्लेजर को पाने का होप बना रहता हो, फीलिंग बनी रहती हो, फिर तो वहाँ पे ये श्योरली डाइवर्ट रहता है। और दोस्तों इन सब एक्टिविटीज़ की दूसरी खास बात पता क्या है, इन सब के परिणाम इमीडिएटली आते हैं। और जिस वजह से जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा नेचर क्या होता है, माइंड का नेचर क्या होता है कि जिस किसी भी एक्टिविटीज़ के परिणाम इमीडिएटली आते हैं तो नेक्स्ट हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में उनसे नेक्स्ट अच्छा होने का होप बना रहता है कि नहीं नेक्स्ट अच्छा होगा, नेक्स्ट अच्छा होगा। और दोस्तों न्यूरो साइंस का पता है क्या कहना है कि जिस किसी भी एक्टिविटीज़ के प्रति नेक्स्ट हमें रिवॉर्ड को पाने की, अच्छा होने की, प्लेजर को पाने का फीलिंग बना रहता है, उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन डोपामिन हिट करता है, जो हमें उन एक्टिविटीज़ के प्रति अट्रैक्ट रखता है, आकर्षित करता रहता है। दोस्तों अक्सर पता क्या कहा जाता है कि हम इन सब एक्टिविटीज़ में मतलब डोपामिन की वजह से अच्छा फील करते हैं, लेकिन दोस्तों डोपामिन की वजह से हम अच्छा फील नहीं करते हैं। जब कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे अकॉर्डिंगली होती है ना, वहाँ पे जो हम अच्छा फील करते हैं वो तो हम सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स की वजह से करते हैं। दोस्तों डोपामिन कब हिट होता है, ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि जब नेक्स्ट किसी भी एक्टिविटीज़ में हमें रिवॉर्ड को पाने के, मीन्स प्लेजर को पाने का होप बना रहता है, उस सिचुएशन में डोपामिन हिट होता है। और ये क्या करता है, उन एक्टिविटीज़ के प्रति हमें अट्रैक्ट रखता है। मीन्स एक्टिविटी अभी हुई नहीं है लेकिन अच्छा होने का होप है, उस सिचुएशन में ब्रेन डोपामिन हिट करता है। और जब कोई एक्टिविटीज़ हो जाती है जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाती है, तो वहाँ पे जो हम अच्छा फील करते हैं वो तो जैसे मैंने अभी कहा, वो तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स की वजह से हम वहाँ पे फील कर पाते हैं। वो हमें उन एक्टिविटीज़ में जॉय फील करवाते हैं, अट्रैक्ट रखते हैं।
तो दोस्तों जितनी भी ये सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ होती है, नशे जैसी, अट्रैक्शन जैसी, जो भी ये उल्टी-सीधी गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है, इन सब के परिणाम इमीडिएटली आते हैं। और दूसरा हमें क्या पता होता है ना, जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हमें पता होता है जब हम रील स्क्रॉल करते हैं कि नहीं इनमें कॉमेडी वाला वीडियो भी आता है, इन्फॉर्मेशन वाला भी आता है। जो गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती है, हमें पता होता है कि नहीं इसमें हम विन भी करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जिस किसी भी एक्टिविटीज़ के परिणाम इमीडिएटली आते हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या बना रहता है कि नहीं नेक्स्ट अच्छा होगा, नेक्स्ट जीतेंगे, नेक्स्ट अच्छा होगा। तो उस सिचुएशन में ब्रेन क्या हिट करेगा? डोपामाइन हिट करेगा। और जब डोपामाइन हिट होगा तो वो क्या करेगा? उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रेरित रखेगा, वहाँ पे एक्साइटेड रखेगा। तो हमारा ब्रेन क्या कहता है कि नहीं लगा रहे, नेक्स्ट जीतेंगे। तो हम लगे रहते हैं, कोई गैम्बलिंग करने लगे रहते हैं, कोई स्क्रॉल करने लगा रहता है। तो दोस्तों वो उस डोपामाइन की वजह से होता है। और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इनका तो एल्गोरिदम ही इन सब चीज़ों को, हमारी साइकोलॉजी की छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख के सेट किया जाता है, ताकि हम इनमें इनरोल रहें। तो दोस्तों मीन्स कहने का मतलब है, जितनी भी ये सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ होती है, ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन और नशे जैसी सभी उल्टी-सीधी मौज-मस्ती वाली एक्टिविटीज़ होती है, ये सब क्या होती है? एक तो ये ईज़ी टू एक्सेस होती है, मीन्स इन्हें करने के लिए हमें खास एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। और दूसरा इनके परिणाम इमीडिएटली आते हैं और हमें ये पता होता है कि नहीं इनमें मतलब प्लेज़र भी आता है, रिवॉर्ड भी आता है इनसे। और इस वजह से वहाँ पे डोपामाइन हिट होता है और हमारा माइंड इन्हीं में मतलब डाइवर्ट रहता है। मीन्स इसका एक कारण क्या होता है? एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड होता है, मीन्स इमीडिएटली इनसे प्लेज़र को पाने की होप होती है। और दोस्तों वो क्यों बनी रहती है? वो अभी हमने क्लियर किया ही। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम की। लेकिन शायद दोस्तों अभी तो आप सभी के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जैसे न्यूरोसाइंस कह रहा है ना कि हमारा ब्रेन डोपामिन कब हिट करता है? जब हमें नेक्स्ट किसी भी एक्टिविटी से अच्छा होने का होप बना रहता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें अच्छे से पता होता है कि जितनी भी उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ होती है, ये इन फ्यूचर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली होती है, अनकम्फर्ट करने वाली होती है। जब हमें ये पता होता है, फिर क्यों हमारा ब्रेन डोपामिन हिट करता है? फिर तो नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी करता है। तो दोस्तों उसके पीछे हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सब कैसे होता है? इससे पहले इसके रूट कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं, मीन्स पहले लिम्बिक सिस्टम पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन की गहराई में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे और ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर काफ़ी सारे रीजन्स का वो समूह होता है, सिस्टम होता है, जो इमोशन, मोटिवेशन, हैबिट, लॉन्ग टर्म मेमोरीज और लर्निंग जैसी एक्टिविटीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों जो ये हमारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट और प्लेजर सेंटर होता है ना, आनंद का केंद्र होता है ना, वो भी इसी सिस्टम में होता है। और दोस्तों जो अभी हम ये एप्रिसिएशन और स्पीडी रिवॉर्ड की बात कर रहे थे ना, इन जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इनाम प्रणाली होती है, वो भी गहरे से इसी सिस्टम से जुड़े होते हैं। और दोस्तों इस सिस्टम की खास बात पता है क्या होती है? ये इंट्यूटिव होता है, भावनाओं पे आधारित होता है और ये बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। और दोस्तों इसकी दूसरी खास बात क्या होती है? वो ये होती है जैसे मैंने अभी कहा ना कि बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता रहता है। तो मीन्स ये ज़्यादा लंबा नहीं सोच पाता है, एनालिटिकल डिसीजन नहीं ले पाता है। इसे बस एक ही बात से मतलब होता है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ना, ये वहाँ पे इमीडिएटली प्लेजर चाहता है, जैसा हमारा नेचर होता है। और अगर हम वहाँ पे मतलब प्लेजर फील नहीं करते हैं, तो ये वहाँ से हमारे माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। तो दोस्तों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में स्थित वो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, जो सोचने, समझने, तर्क करने और एनालिटिकल डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, मुख्य कार्यकारी भी होता है। दोस्तों जो बॉडी और ब्रेन के जितने भी सिग्नल होते हैं ना, वो सबसे पहले नर्व सिस्टम के द्वारा इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पहुंचाए जाते हैं। और दोस्तों जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है, इसके इमोशंस को कंट्रोल करने का काम भी इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। दोस्तों रही बात इन दोनों के बीच के कॉन्ट्राडिक्शन की, तो उसका कारण इमीडिएटली प्लेजर और लॉन्ग टर्म प्लेजर से संबंधित होता है। जैसे दोस्तों अभी हमने क्लियर किया था ना कि इस लिम्बिक सिस्टम का नेचर क्या होता है, ये किसी भी एक्टिविटीज़ में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे इमीडिएटली प्लेजर को खोजता है, प्लेजर चाहता है।
सो दैट दोस्तों प्रेजेंट में हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे उससे हम मतलब प्लेजर भी फील कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये लिम्बिक सिस्टम होता है, इसके जो इमीडिएटली प्लेजर को खोजने वाले इम्पल्स होते हैं ना, आवेग होते हैं, वो तो वहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं, इनरोल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उस एक्टिविटीज़ को करने से इन फ्यूचर हमारी लाइफ डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है, कुछ गलत होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे जो ये सूझबूझ के साथ एनालिटिकल डिसीजन लेने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, इसके जो सूझबूझ वाले इम्पल्स होते हैं ना, वो इस लिम्बिक सिस्टम के जो इमीडिएटली इंटरेस्ट को खोजने वाले, प्लेजर को खोजने वाले जो इम्पल्स होते हैं, उन्हें इंटरप्ट करते हैं, उन्हें रोकते हैं। और दोस्तों इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है, विरोधाभास शुरू हो जाता है। लेकिन शायद दोस्तों अब आप सभी के मन में बड़े गहरे से ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मुख्य कार्यकारी होता है और सूझबूझ के साथ एनालिटिकल डिसीजन लेता है, तो ये बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करने वाला लिम्बिक सिस्टम इस पे हावी क्यों होता है? फिर तो हमारा माइंड इन सब उल्टी सीधी एक्टिविटीज में डाइवर्ट नहीं रहना चाहिए, फिर तो बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक कारण तो क्या होता है कि जितने भी हमारे ब्रेन में रीजन्स होते हैं ना, इन सब में इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे देर बाद मैच्योर होना होता है। होना तो क्या चाहिए था ना, इसका मतलब इसे सबसे पहले मैच्योर होना चाहिए था, क्योंकि ब्रेन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन ये सबसे देर बाद मैच्योर होता है। और दोस्तों इसका दूसरा कारण इस लिम्बिक सिस्टम का हमारे ब्रेन के पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड के सबसे क्लोज होना होता है। या आप यूँ कह सकते हो कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी लिम्बिक सिस्टम की ही लैंग्वेज को समझ पाता है। दोस्तों क्या है ना कि साइंस क्या कहती है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे ब्रेन में जितने भी ये क्षेत्र रीजन है ना, ये पहले से सारे मौजूद नहीं थे। काफ़ी सारे ऐसे रीजन है, क्षेत्र है, जो एवोल्यूशन के काफ़ी लंबे समय के बाद धीरे 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 डेवलप हो पाए हैं। दोस्तों उनमें ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक है। लेकिन दोस्तों जो ये लिम्बिक सिस्टम है, इसे साइंस हमारे ब्रेन के ओल्डेस्ट पार्ट में से एक बताती है। इसे फर्स्ट ब्रेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप यूँ समझिए कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका जो ये प्लेजर सेंटर वाला, जो ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट सेंटर वाला, जो एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड सेंटर वाला जो लिम्बिक सिस्टम है, वो तो स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो ये सूझबूझ के साथ एनालिटिकल डिसीजन लेने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये 25 की एज तक आते 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 मैच्योर हो पाता है। तो दोस्तों तब तक दबदबा किसका रहता है? इस फर्स्ट ब्रेन कहे जाने वाले लिम्बिक सिस्टम का रहता है। लेकिन इसका नेचर क्या है? एक तो ये ज़्यादा मतलब एनालिटिकल नहीं सोच पाता है, और दूसरा ये इमीडिएटली प्लेजर चाहता है। तो दोस्तों जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो मैच्योर ना हो पाने की वजह से समझा ही नहीं पाता है, इसे क्लियर ही नहीं करवा पाता है कि एक्चुअल में कौन सी एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर हमारी लाइफ को सच में प्लेजर से भरने वाली है। दोस्तों जब ये इसे समझा ही नहीं पाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनके बीच में मतलब स्टार्टिंग से कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। अगर ये मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसे कहता है ना कि ये वाला एक्टिविटी, स्टडी वाला एक्टिविटी सही रहेगा, तो ऐसा नहीं, वो एग्री हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे प्लेजर फील नहीं करता है, तो वहाँ से माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर ना हो पाने की वजह से इसे फील ही नहीं करवा पाता है कि कौन सी एक्टिविटी सच में लाइफ को इन फ्यूचर प्लेजर से भरने वाली है। जब ये फील ही नहीं करवा पाता है, इस लिम्बिक सिस्टम का क्या कहना होता है? तो दोस्तों जितने भी सिस्टम होते हैं ना, ये किस लिए काम करते हैं? हमारे वेलबींग के लिए काम करते हैं, हमारे प्लेजर के लिए, हमारे सही के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इसका कहना होता है कि भाई तेरा काम भी वही है, मेरा काम भी वही है। जब प्रेजेंट में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब वहाँ पे प्लेजर आ रहा है, तो क्यों ना लें? तो दोस्तों ये वहीं पे मतलब इंटरेस्ट लेता है। और ये तो हम सभी को अच्छे से क्लियरली समझ ही आ चुका है कि जितनी भी ये उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है, ये ईजी टू एक्सेस होती है। इनके परिणाम मतलब जल्दी जल्दी आते हैं, और हमारे नेचर की वजह से हम वहाँ पे नेक्स्ट अच्छा होने की होप की वजह से वहाँ पे डोपामिन हिट होता है, और अच्छा होने की होप रहती है, तो ये लिम्बिक सिस्टम तो वहीं जाएगा जहाँ मतलब अच्छा होने की, प्लेजर की फील है। इसलिए इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है। तो दोस्तों यही बात मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी होती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ये समझा ही नहीं पाते हैं, वो बता तो पाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, फील नहीं करवा पाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी सच में इन फ्यूचर लाइफ को प्लेजरेबल करने वाली है। तो जो ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ होती है, ये तो उन्होंने सच में फील की होती है, लेकिन जो स्टडी का जो वैल्यू क्या है वो उन्हें नहीं पता होता है। फ्यूचर में लाइफ में कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उन्होंने नहीं फील किया होता है। नहीं फील किया होता है तो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहते हैं।
और दूसरा दोस्तों एक ख़ास बात का ध्यान रखना कि बच्चों के साथ मतलब प्रेशर के साथ काम मत लेना, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम मत लेना। क्योंकि जब इस लिम्बिक सिस्टम के साथ मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया जाता है ना, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए जो ज़रूरी मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, उसे ही इंटरप्ट कर देता है। जिससे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो सही से काम ही नहीं कर पाता है। जो सिग्नल्स है उन्हें सही से कलेक्ट ही नहीं कर पाता है। मेन दोस्तों तब जो उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसने जो थोड़ा बहुत काम करना भी होता है ना, वो भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कोशिश करना है कि उन्हें प्यार से ही मतलब हैंडल कर सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉज पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की। तो दोस्तों जो ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये एक्टिव डोर होता है, करता धरता होता है। लेकिन दोस्तों ये वैसे काम नहीं करता है जैसे हमारे कॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे कॉन्शियस माइंड को तो अच्छे से क्लियरली पता होता है कि जितनी भी ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, अट्रैक्शन और नशे जैसी सभी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ होती है ना, ये सब इन फ्यूचर हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली होती है, हमें फेलियर तक ले जाने वाली होती है। लेकिन दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन इस पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची नहीं होती है। या आप यूँ कहो कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसे ये इन्फॉर्मेशन इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी नहीं आती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड इनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। ये किसकी लैंग्वेज को समझता है? ये फीलिंग की लैंग्वेज को समझता है। और इसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो हम फ़ील करते हैं वो सच है या झूठ है, वो सही है या गलत है। इसे बस बिना डाउट से हमें वो फ़ील करवाना होता है। जो एक बार हम इसे फ़ील करवा देते हैं, वो उसे पूरा करने में लग जाता है। तब इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती है। और दोस्तों ये फ़ील का डिपार्टमेंट किसके पास होता है? ये फ़ील का डिपार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम के पास। ये उसके रीजन्स के पास होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं ना, हम इन्हें प्रॉब्लम के तौर पे कभी देखते ही नहीं है। हाँ, हमें पता होता है कि नहीं इससे लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब हम फेलियर तक जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे नहीं अपने हाथ में ही तो है, कंट्रोल कर लेंगे। जब दोस्तों अपने हाथ में ये कंट्रोल कर लेंगे, जब प्रॉब्लम के तौर पे हम इन्हें लेते नहीं है, तो सबकॉन्शियस तक वो प्रॉब्लम के तौर पे जाएगा कैसे? जब वहाँ पे वो प्रॉब्लम के तौर पे हम उसे जाने नहीं देते हैं, वो करता ही नहीं है। हम उसे क्या जाने देते हैं? किस तौर पे जाने देते हैं? जब भी हम इन्हें करते हैं तो हम वहाँ पे प्लेज़र फ़ील करते हैं। हम सच में प्लेज़र फ़ील करते हैं। जब अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो प्लेज़र फ़ील करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या भेजते हैं? प्लेज़र भेजते हैं। बिना डाउट के भेजते हैं। हम सच में वहाँ पे प्लेज़र फ़ील करते हैं। जब सच में फ़ील करते हैं तो वही समझता है। बाकी आप जितना थ्योरेटिकली आप जितना मर्ज़ी इससे कहते रहो कि नहीं इससे लाइफ़ डिस्टर्ब होगा। जब तक इसने फ़ील नहीं किया ना कि सच में डिस्टर्ब होगा, तब तक ये नहीं रोकेगा। तब तक इसे रोकने की औकात ही नहीं होती किसी में। तो दोस्तों जब हम इन्हें प्रॉब्लम के तौर पे लेते ही नहीं है, तो ये करता ही नहीं है। तो ये नहीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है क्योंकि वहाँ पे हम प्लेज़र फ़ील करते हैं। दोस्तों यही बच्चों के साथ भी होता है। क्योंकि छोटे बच्चों का तो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, वो तो पहले ही मतलब मैच्योर नहीं होता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो फ़ील करता है वही इस तक जाता है। तो उन्होंने क्या फ़ील किया होता है? जितने भी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स होती है, अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ होती है, जो नशे जैसी एक्टिविटीज़ होती है, वो तो उन्होंने फ़ील की होती है। जो फ़ील की होती है, तो सच में उन्होंने प्लेज़र फ़ील किया होता है। लेकिन जो ये स्टडी जैसी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है, इसकी इम्पोर्टेंस का उन्हें पता ही नहीं होता है। कि लाइफ़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है उसका उन्हें पता ही नहीं होता है, फ़ील ही नहीं की होती है। जब फ़ील ही नहीं की होती है, तो माइंड वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। और ये सबकॉन्शियस भी वो करता ही नहीं है क्योंकि वो फ़ील की लैंग्वेज को समझता है। तो जब तक हम उन्हें सच में फ़ील ना करवा पाए ना कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, तो तब तक हमारा माइंड इन्हीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहेगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बच्चों को हमें कैसे मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे बीच में क्वेश्चन आया था ना कि जब हमें ये क्लियरली पता होता है कि ये जितनी भी उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ है, ये इन फ्यूचर हमारी लाइफ़ को डिस्टर्ब करने वाली है, तो हमारा ब्रेन इनके प्रति डोपामाइन क्यों हिट करता है? तो दोस्तों इसीलिए करता है। क्यों? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक क्या मैसेज है कि ये प्लेज़र वाली एक्टिविटीज़ है। वहाँ तक वो मैसेज है ही नहीं कि ये मतलब डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ है। तो ब्रेन डोपामाइन ही हिट करेगा ना। तो सबसे पहले हमें सबकॉन्शियस को ये फ़ील करवाना पड़ेगा
कि इससे सच में लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। अगर उसे फील हो गया तो डोपामिन हिट नहीं होगा, तो हमारा ब्रेन इन एक्टिविटीज़ में इनरोल नहीं रहेगा। अदरवाइज जो हम फील करते हैं, जो बच्चे फील कर रहे हैं, तो उनका माइंड वहीं डाइवर्ट रहेगा। इसलिए खासतौर पे जो बच्चों का माइंड होता है, इन सोशल मीडिया जैसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहता है, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। तो दोस्तों वैसे तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा नहीं होता, ऐसे गलत नहीं होता है। जब हम अपनी एक्टिविटीज़ में चीज़ों में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते ना, तो वो उल्टी सीधी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फोर्थ कॉज, जेनेटिक की। कि कैसे जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी हमारा माइंड इन्हीं सब बेकार की उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहता है। तो दोस्तों एक्चुअली हम होते क्या है, हम अपने होमो सेपियंस का मीन्स अपने पूर्वजों का, दादा परदादा का, अपने पेरेंट्स का डीएनए ही तो है, हम डीएनए तो होते हैं। आई थिंक दोस्तों ये तो आप सभी को ही पता ही है कि डीएनए क्या करता है और क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो टोटली जो रोड मैप होता है ना, वो हमारे डीएनए में होता है, हम क्या होंगे, कैसे होंगे। मीन जो ये हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है, इसका जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होती है, उन सब के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, वो डीएनए में होते हैं। आप ये कह सकते हो कि इस बायोलॉजिकल बॉडी को कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। और दोस्तों उस जो ये बॉडी का शेप वगैरह जो कुछ भी बनता है, ये उसकी विशेषताएं क्या होगी, वो जीन्स में होती है, जैसे डीएनए का पार्ट होता है। दोस्तों आप समझने के लिए समझ सकते हो कि ये जो बायोलॉजिकल बॉडी है क्या है, डीएनए। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, क्वालिटीज़ का क्या होगी, वो जीन्स है। लेकिन दोस्तों इस जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से कैसे हमारा माइंड इन्हीं सब मतलब एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है, इसके लिए पहले हमें थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कैसे होती है, डीएनए कैरी कैसे करता है। तो दोस्तों मेडिकल साइंस का क्या कहना है कि अगर कोई आदमी लंबे समय से मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा हो, मीन्स गहरे तनाव से गुजर रहा हो, तो उसे कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। और दोस्तों सपोज दैट कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। यू नो व्हाट दोस्तों, मेडिकल साइंस का क्या कहना है कि अब उस बीमारी का आगे उसके बच्चों में, उसकी पीढ़ियों में होने की भी संभावना रहती है। जैसे आई थिंक दोस्तों हम में से कुछ को पता ही होगा, जिस किसी को कई बार बड़ी बीमारी हो जाती है ना, तो जब वो डॉक्टर पे विजिट करता है तो डॉक्टर से पूछता है कि जो ये बीमारी है कहीं आपके पेरेंट्स को भी तो नहीं है, फैमिली में किसी को तो नहीं है, या मतलब दादा परदादा किसी को रही तो नहीं थी। दोस्तों वो वे इसीलिए पूछते हैं कि कहीं जो जो पेशेंट का बीमारी है वो जेनेटिक तो नहीं है, आनुवांशिक तो नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बीमारी किस वजह से क्रिएट हुई, उस क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। जो गहरा तनाव है, और तनाव किस वजह से क्रिएट होता है, जो ये नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, मीन जो ये लो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इनसे ही तो मतलब तनाव क्रिएट होता है। इवन दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चेज है ना, उनका तो यहाँ तक कहना है कि जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक होती है ना, उसका कारण मानसिक होता है। तो मीन ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो रही है दोस्तों, जितनी भी अच्छे बुरे मतलब ये डीप इफेक्ट होते हैं ना, ये हमारे गहरे माइंड में बैठ जाते हैं, सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, और एक प्रोसेस के थ्रू हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। है ना दोस्तों, पहले साइंस का क्या कहना है, जो हमारा डीएनए होता है, जीन्स होता है, इन्हें ना इंटरनली और ना ही तो एक्सटर्नली किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है। पर दोस्तों एपीजेनेटिक्स का कहना है दोस्तों, वो साइंस है, वो नया साइंस है, जिसमें इन्हीं डीएनए पे, इन्हीं जीन्स में होने वाले चेंजेस का, पड़ने वाले इफेक्ट का स्टडी किया जाता है। उस साइंस का कहना है कि ये जो डीप इफेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे डीएनए तक को एक्सटर्नली चेंज कर जाते हैं, हमारे जीन्स के रीडआउट को चेंज करते हैं। दोस्तों ये चेंज ही नहीं करते हैं, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। अभी तो साइंस ये कह रही है ना कि ये एक्सटर्नली मतलब डीएनए को इफेक्ट करते हैं। अभी तो धीरे धीरे आगे साइंस से खुद कहे कि इंटरनली यही जो भी करते हैं, यही करते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो ये अच्छे बुरे इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, यही हमारे बायोलॉजिकल बॉडी को भी चेंज करते हैं। गोलेमन की रिसर्च कहती है, इस पे तो कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जो डीप इफेक्ट्स होते हैं ना, वही हमारी विशेषताएं क्रिएट करते हैं, हमारे बिहेवियर को क्रिएट करते हैं, वही हमारे गहरे माइंड में बैठते हैं, वही डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। है ना दोस्तों, अब तो साइंस का भी कहना होता है, ये हमारी जो मोर देन 50% एक्टिविटीज होती है,
वो जेनेटिक होती है, आनुवांशिक होती है, पैतृक होती है। मीन्स हमारे हैबिट तक मतलब जेनेटिक होती है। तो दोस्तों अब ये देख लेते हैं, आई थिंक मतलब ये तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो ये इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। और ये तो सभी को पता ही है कि आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती है, डीएनए के थ्रू कैसे पास आउट होती है। तो दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि कैसे मतलब जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से हमारा माइंड इनएबिलिटी सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहने का कॉज बनता है, कारण बनता है। दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा इंटरनल नेचर है। तो हमारा नेचर क्या होता है, हमेशा प्लेजर को पाने का होता है, आनंद को पाने का होता है। तो जो हमारे होमो सेपियंस वगैरह थे उनका भी यही नेचर था। तो कहने का मतलब है जो ये सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ है, जो ऑनलाइन गेम जैसी एक्टिविटीज़ है, जो मौज मस्ती जैसी अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ है, वो उन्होंने बड़े गहरे से फील की होती है। उन ज़्यादातर एक्टिविटीज़ तो उन्होंने अपनी सर्वाइवल की सबसे गहरी नीड को पूरा करने के लिए बड़े गहरे से फील की होती है। दोस्तों जो हम गहरे से फील करते हैं ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया था ना, जब हम एप्रिशिएशन फील रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, जो हम गहरे से फील करते हैं, तो एक बार हमने फील किया होता है ना, दोबारा हम उसको कर भी नहीं रहे होते। अगर वैसा होने की फीलिंग होती है, अगर हमने अच्छा फील किया होता है तो वहाँ पे डोपामाइन हिट होता है कि नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा। अगर कुछ गलत हुआ होता है तो वहाँ पे वो स्ट्रेस वाला हार्मोन कोर्टिसोल वगैरह रिलीज होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हमारे होमो सेपियंस ने ये जो एक्टिविटीज थी ना, वो बड़े गहरे से मतलब फील की थी। जैसे दोस्तों जो हमारे होमो सेपियंस थे ना, उनका सबसे गहरा नीड क्या रहा होगा, सबसे बड़ा नीड क्या रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, सर्वाइवल करने का रहा होगा, अपनी भूख को मिटाने का, दूसरे हिंसक जानवरों से खुद को बचाने का रहा होगा। तो दोस्तों सपोज दैट के एक दो होमो सेपियंस ना, मतलब एक दो दिन से भूखे हैं और शिकार नहीं कर पाए, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है और बड़ी मुश्किल से वो किसी जानवर का शिकार कर पाते हैं, तो वहाँ पे वो कैसा फील करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, गुड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे और गहराई से फील करेंगे। और वैसे में मीन्स इसी होमो सेपियंस के पीछे, एक दो होमो सेपियंस के पीछे क्या है कि कोई मतलब हिंसक जानवर पड़ा है और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जान बचा पाता है। तो दोस्तों उस सिचुएशन में भी वो कैसा फील करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब दिल की गहराई से अच्छा फील करेगा। जान बची तो लाखों पाए, उससे अच्छा कब फील करेगा? दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, जितनी भी सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ होती है ना, ऑनलाइन गेम जैसी एक्टिविटीज़ होती है, अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ होती है, उन्होंने अपनी सर्वाइवल की नीड को पूरा करने के लिए उन्हें मतलब गहरे से फील किया होता था। अब किसी भी गेम को उठा के देखो, उसमें क्या होता है? यही दौड़ना, भागना, पकड़म-पकड़ाई, मारना, पीटना, क्रिएट करना, ये सब होता है। तो यही तो अपनी वो सर्वाइवल की नीड को पूरा करने के लिए करते थे। हर एक गेम में वही होता था और उन्होंने उन चीज़ों को बड़े गहरे से फील किया होता था। जब उन्होंने गहरे से फील किया होता था, डीप इफेक्ट होते थे, गहरे माइंड में बैठते थे, गहरे माइंड से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे हमने क्लियर किया था ना, कि जो इफेक्ट होते हैं वही उसे क्रिएट करते हैं और वो जब डीएनए में क्रिएट हो जाता है, जेनेटिक में क्रिएट हो जाता है, तो उन्हीं का तो हम डीएनए है, उन्हीं का डीएनए तो हम वही फील करते हैं। दोस्तों एक छोटे बच्चे को देखा होगा, तो उसे जो गेम होता है ना, जब वो खेलता है तो उसको मतलब वो फील नहीं करवाना पड़ता है कि उसमें इंटरेस्ट लो कि यार ना लो। अगर मतलब हमने वो डीएनए कैरी किया है, तो वहाँ पे हमने पहले फील, जैसे मैंने अभी कहा था ना, जो गहरे से हम फील करते हैं, तो वैसा हम देखते भी तो भी मतलब वहाँ पे हम वैसा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। जब वो खेलता है, उन चीज़ों को करता है, हालाँकि उसको पता नहीं होता पहले, फिर भी एन्जॉय करता है, क्योंकि वो डीएनए में हमने उस तरह का है, तो इसलिए वो फील कर पाता है। वही दोस्तों जो सोशल मीडिया जैसी एक्टिविटीज़ है, ये भी वो पहले से करते आए हैं। जैसे दोस्तों जो अभी ये मंकीज़ वगैरह होते हैं, लंगूर वगैरह, चिंपैंजी वगैरह होते हैं, इन्हें हम अपने होमो सेपियंस की तरह देख सकते हैं। इनके भी अभी सबसे बड़ी नीड क्या होता है? सर्वाइवल का होता है, अपनी भूख को मिटाने का होता है। एक बार इनका पेट भरा होता है ना, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, खूब मौज-मस्ती करते रहते हैं, उछल-कूद करते रहते हैं। दोस्तों वही तो सोशल मीडिया है। आज का सोशल मीडिया है ना, उसी का तो अपग्रेडेड वर्ज़न है, और क्या है। और दोस्तों जो अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ है, ये तो इसके बिना तो नेचर है ही नहीं। मीन्स इन सब एक्टिविटीज़ को हमारे होमो सेपियंस ने हम मतलब स्टार्टिंग से गहरे से फील करते आए। इसमें जो स्ट्रेस प्लेजर होता है, उसको हमने गहरे से फील किया होता है। गहरे से फील किया होता है तो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे डीएनए में आ जाता है। डीएनए से वो आगे मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है
और दोस्तों सेकंडली होता है क्या है ना, वैसे तो मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म पे एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से इसमें धीरे-धीरे चेंजेस आ सकते हैं। बट हमारा क्या है, जो चीज़ें जैसी होती हैं हम वैसे थोड़ी ना देखते हैं। जैसा हमारा विज़न होता है ना किसी चीज़ के प्रति, एक बार माइंडसेट बना दिया ना, हम वैसे ही देखते हैं, इसलिए हमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, इसलिए हम वैसा ही फ़ील करते हैं। मेन दोस्तों कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को अगर जेनेटिक भी है ना, तो इसे भी चेंज किया जा सकता है। अगर इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो इफ़ेक्ट को हटा के उसे हटाया भी जा सकता है। आई थिंक दोस्तों ये भी आप लोगों को मतलब क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से, कैसे हमारे नेचर की वजह से हमारा माइंड इन्हीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहता है। और दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा था ना कि वैसे कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं होता है। उल्टा-सीधा कोई चीज़ कब बनती है, जब हम उसमें बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा ना कि मतलब हम अपनी जो ये होमो सेपियंस होते थे, जो दादा-परदादा पूर्वज होते थे, उनका डीएनए ही तो है। दोस्तों जो ये होमो सेपियंस होते थे ना, ये मतलब पहले ये भी मतलब अंधेरे से डरते थे और हम आज भी अंधेरे से डरते हैं। तो जैसा-जैसा फ़ील करते थे ना, आज भी हम वैसा फ़ील करते हैं। बस थोड़ा-सा उसमें नीचे-ऊपर मतलब वेज चेंज होते हैं, बाकी वही है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, उन्होंने इन सब एक्टिविटीज़ को बड़े गहरे से फ़ील किया होता था। इसलिए हम भी उनको मतलब इन सब एक्टिविटीज़ को बाकी दूसरे कॉजेज़ का तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि और दूसरे कॉजेज़ की वजह से भी कैसे हम इन्हीं एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहते हैं। और दोस्तों रही बात एनवायरनमेंट फैक्टर की, ये तो आप सभी को भी पता ही है कि जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, वो तो हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अब जो ये बच्चे होते हैं, हमने खुद इन्हें मतलब ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और जो ये कार्टून्स वगैरह सोशल मीडिया खुद दिखाया होता है। खुद उन्हें हम वैल्यूएबल फ़ील करवाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को हैंडल करना मुश्किल होता है। जब हम उन्हें खुद ही फ़ील करवाते हैं, तो उनका माइंड इसकी तरफ अट्रैक्ट रहता है। और तो दोस्तों जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, क्या देखते हैं? हमने अपनी सोसाइटी में चारों तरफ ये सेक्सुअलिटी और ये जो नशे जैसे का एनवायरनमेंट बनाया होता है। जब एनवायरनमेंट बनाया होता है, तो उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मीन्स हमने वैसा एनवायरनमेंट बना रखा होता है, इसलिए बच्चे उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा उसी की तरफ क्यों होते हैं? जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा ना, एप्रिसिएशन, स्पीडी रिवॉर्ड, लिम्बिक सिस्टम और ये जेनेटिक कॉजेज़, उस वजह से उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये तो मतलब अब हमें अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्यों, कैसे हमारा माइंड पता होने के बावजूद भी, ना चाहते हुए भी इन्हीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में ही डाइवर्ट रहता है। कैसे मतलब लिम्बिक सिस्टम की वजह से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से, पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की वजह से और इन जेनेटिक कॉजेज़ और एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से हमारा माइंड इन्हीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाए। कैसे किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया और अट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज़ की तरह डीप इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। कैसे बच्चों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को 25 की एज से पहले मैच्योर किया जाए, ताकि उनका माइंड इन्हीं सब उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट ना रहे। लेकिन दोस्तों इस पे आने से पहले मैं एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा। दोस्तों वो क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि नो डाउट ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड इन्हीं सब बेकार की उल्टी-सीधी एक्टिविटीज़ में तो खूब डाइवर्ट रहता है, खूब इंटरेस्ट लेता है। लेकिन ज़रूरी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। वहाँ पे स्ट्रेस फ़ील करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि अगर फिज़िकल पेन और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ कभी के लिए छोड़ दिया जाए ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ या आप यूँ कह सकते हो, जो हम किसी भी एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस और प्रेशर फ़ील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ़ील करते हैं। दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ील करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमें कुछ भी फ़ील करवाया जा सकता है, हमारे कैसे भी बैंड बजाया जा सकता है, हमें कैसे भी स्लेव बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम बनते रहते हैं। लेकिन शायद दोस्तों आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब एक्टिविटीज़ में हमने मतलब सच में प्रैक्टिकली फ़ील किया होता है या स्ट्रेस फ़ील किया होता है, प्रेशर फ़ील किया होता है। कैसे कह सकते हो कि होता नहीं है? तो दोस्तों ये होता भी नहीं है और हम फ़ील भी करते हैं। तो दोस्तों ये कैसे नहीं होता है और हम क्यों फ़ील कर पाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। क्योंकि दोस्तों वैसे ही आई थिंक मतलब हाफ एन आवर से ऊपर एपिसोड जा चुका है।
आप लोगों को पता ही है फर्स्ट एपिसोड है, वैसे भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, हेडेक बिजी शेड्यूल में इतना मतलब टाइम नहीं होता है कि इतना टाइम दे सके। अगर तो हम ये सब भी अभी इस एपिसोड में क्लियर किया तो एपिसोड 1 और 2 आवर्स का चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि इन सब का रूट कॉज क्या होता है, सबसे बड़ा कॉज क्या होता है, वो हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है। उस पे भी दोस्तों आगे जैसे-जैसे मतलब एपिसोड आगे बढ़ते रहेंगे, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम क्लियर करेंगे कि जो ये स्ट्रेस और प्रेशर हम फील करते हैं, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये होता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर प्रॉब्लम कहाँ रही? और दोस्तों अगर उसमें टाइम रहा तो हम फिर ये क्लियर करेंगे कि कैसे हम अपने डीएमएन सिस्टम की सहायता से किसी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ में डीप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हैरान करने वाले रिजल्ट्स ला सकते हैं। दोस्तों ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, अगर कोई भी मतलब डाउट हो, क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्ड या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन जेन्युइन हुआ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।